हेलो स्टूडेंट्स, वैसे अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, फिर भी मैं उसे रिवीजन पर्पस से एक बार दोबारा से करवा रही हूँ। ठीक है। ये दो चैप्टर जो हैं, द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार आने हैं। कोरोना पीरियड्स की वजह से, कोरोना टाइम की वजह से सिर्फ दो ही हिस्ट्री में से आपके चैप्टर आने हैं। आपका हिस्ट्री का सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है इस वजह से। जो थर्ड और फोर्थ आपका चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनमें से आपके पास पर्टिकुलरली एक चॉइस है, उसमें से भी कोई एक आपको करना है, और वो भी पीरियोडिकल के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ ये दो चैप्टर आने हैं। ओके, तो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की सॉरी इंडिया नहीं, यूरोप। इससे पहले हम लोग इंडिया का नेशनलिज्म कर चुके हैं कि देखो, जो भी हिस्ट्री की हम बात पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री में ये हो सकता है कि टाइम आगे पीछे हो, हमारे पास नेशनलिज्म बाद में आया, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में पहले आ गया हो। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरे कॉन्टिनेंट यूरोप में आ गया। क्या एशिया में इस तरह से नेशनलिज्म आया था? नहीं, इंडिया ने अपना सेपरेट स्ट्रगल किया था, तब उसको जो है फ्रीडम मिली थी, रिपब्लिक आया था वहाँ पे। तो इसी तरह यूरोप में क्या था कि यूरोप में भी कोई पूरा कॉन्टिनेंट नहीं था, बस कुछ कंट्रीज़ थे जो आपस में मिले हुए थे, और जिन जो इकट्ठा होकर नेशनलिज्म की डिमांड हुई थी जिसमें। ठीक है, तो अगर आपकी बुक से ही रिलेटेड चीज़ लेके चलते हैं तो आपकी बुक में सबसे फर्स्ट पेज पे द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म और ये वाली एक पिक्चर दी हुई है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको, अगर आप बुक देख पा रहे हो ना, तो बुक में आपको दिखेगा कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ओके, अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और ये जो लाइन में आ रहे हैं, ये फ्लैग दिख रहे हैं, ये फ्लैग दिख रहे हैं। ओके, ये फ्लैग्स हैं कंट्रीज़ के, और इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से सभी कंट्रीज़ लाइन में, यानी यूरोप के सभी कंट्रीज़ जो हैं, पीछे तक, काफ़ी पीछे तक लाइन लंबी देखो आप बनी हुई है। तो ये कहा गया है कि यूरोप के सभी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रीडम लेने के इच्छुक हैं। वो सब मतलब रिपब्लिक होना चाहते हैं, वो मोनार्की सिस्टम में नहीं चलना चाहते, उन्हें मोनार्क नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जो ये सबसे आगे पहुँच चुके हैं, जो वहाँ पर फ्रीडम तक, जिनके यहाँ डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई है, मार्की सिस्टम ख़त्म हो गया है और रिपब्लिक पार्टी आ गई है, वहाँ वो कौन है जो पहुँच चुके हैं? तो वो आपको दिखेंगे फ्रांस वाले। ये फ्लैग है, फ्रांस की बात हो रही है, फ्लैग जो है वो फ्रांस का है। उसकी जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं वो सब पीछे लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये देख रहे हैं इस पिक्चर में कि सभी लाइन बनाकर सभी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ चल रही हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जो पहुंच गए हैं, कुछ हैं जो अभी लाइन में हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये दिखाया गया है कि सभी कंट्रीज़ जो हैं वो लाइन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रही हैं। और देखो, अगर आप ये नीचे देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्राउन्स वगैरह टूटे हुए मिलेंगे, जो राजा महाराजा, या आप कह लो कि जो मोनार्की सिस्टम की निशानियाँ हैं, ये आपको यहाँ पे टूटी हुई पिक्चर्स मिलेंगी। और ऊपर देखिए, ऊपर उनके जीसस हैं और भी एंजल्स हैं, सारे उनको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि चलो सभी क्या हो रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है, ये 1848 में फ्रेडरिक सोनोनियो ने बनाई थी। ठीक है, फ्रेडरिक सोनोनियो ने क्या किया था कि उन्होंने ये पिक्चर बना के ये शो करने की कोशिश की थी कि अब जो है यूरोप और उसकी कुछ मेजर कंट्रीज़, मान लो वो अब किसी के अंडर काम नहीं करेंगी, बल्कि वो डेमोक्रेटिक हो गई हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों में थोड़ी सी आप कह सकते हो कि अपनी मातृभूमि के लिए थोड़ा सा जोश पैदा हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो पिक्चर से रिलेटेड है कि पिक्चर में क्या क्या दिखाया गया है कि सभी यूरोपियन कंट्रीज़ पीछे लाइन में हैं, कुछ कंट्रीज़ को फ्रीडम मिल चुकी है, वहाँ मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो चुका है, कुछ अभी और लाइन में हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कर रहे हैं। यस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। चैप्टर ओवरव्यू में हम कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म अमर्ज एज अ फोर्स दैट बॉट चैलेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल थिंकिंग ऑफ यूरोप। अब क्या हो रहा था कि 19th सेंचुरी के सेंटर में लोगों के बीच में दिमाग में आ रहा था, दिमाग में बात कि हम किसी के अंडर काम क्यों करें, हम अपना खुद से
जो है हमें अपनी रिपब्लिक पार्टी बनानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डेवलपिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट केम इनटू, और सारे स्टेट्स को इकट्ठा करना, नेशन स्टेट। जैसे आज़ादी के बाद हमारी भी 8 विरासतें थी, हमने सबको इकट्ठा किया, उसके बाद एक साथ पूरे देश को लेकर चलते हैं। तो नेशन स्टेट को या सिटीजनशिप लाना, उनको उनको अपने फेथ में लेना, ये नेशनलिज्म के लिए आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने कहा द चैप्टर स्पेसिफिक ट्राई टू अनफोल्ड द इवेंट्स लीडिंग टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द स्प्रेड ऑफ रिवॉल्यूशन अक्रॉस यूरोप। हो क्या रहा है इस चैप्टर में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण सभी में कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ, ये सब बताया गया, ठीक है। तो आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आपने क्लास 9th अच्छे से पढ़ी है तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का पता होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी कि 1789 में सबसे पहले रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। और ये सबसे पहली रिवोल्यूशन थी, ये सबसे पहला ऐसा इंसिडेंट था जिससे कि डेमोक्रेसी बढ़ने के चांस लग रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या किया था, इसमें कुछ तरीके अपनाए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जिससे कि लोग इकट्ठा हो सके। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक मीन्स फादरलैंड, ठीक है। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक एंड द सिटोरियन मतलब सिटीजनशिप। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में के बाद जब फ्रेंच एक ऐसा देश था जो सबकी हेल्प कर रहा था, आगे आने में सबकी हेल्प कर रहा था, फ्रीडम लेने में सबकी हेल्प कर रहा था, आप कह सकते हो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने में और रिपब्लिक कंट्री बनने में। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने भी अपने कुछ आइडिया निकाले थे। सबसे पहला उसने आइडिया निकाला था, ध्यान से देखना, ये रहा, ला पैट्रिक और सिटोरियन। ला पैट्रिक क्या होता है, ला पैट्रिक जैसे हम अपनी भारत माता को माता कहकर उसको पूजते हैं, हम माता कहकर ये सोचते हैं कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करना है ना। एक पैट्रियाटिक जो फीलिंग्स आती हैं वो भारत माता के नाम से आती हैं अपने अंदर। तो उन्होंने भी क्या किया कि ला पैट्रिक कहा कि ये जो ज़मीन है फ्रांस की या किसी भी कंट्री की, जो भी अपना डिक्टेटरशिप को हटाना चाहता है, जो भी फ्रीडम चाहता है, उन्होंने फ्रांस वालों ने ये अपने अंदर ये अपने लोगों में थ्रू आप कह सकते हो पेपर पब्लिशिंग के थ्रू या पोस्टर बांट कर ये सब चीज़ें जागरूक करने की कोशिश की कि हमारी ये धरती जो है ये हमारी ला पैट्रिक है, मतलब ये हमारी फादरलैंड है, ठीक है। उसके बाद एक उन्होंने नया एक और क्राइटेरिया रखा कि सिटोरियन मतलब सिटीजनशिप। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब हम इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ना हम हरियाणा से हैं, ना हम पंजाब से हैं, ना हम गुजरात से, हम सब इंडियंस हैं। या बॉर्डर पे कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है, जैसे चाइना के साथ अभी चल रहा है कुछ हमारा डिस्प्यूट्स, तो हम कहते हैं कि हम सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले इंडियंस हैं। तो ऐसा उनके अंदर भी ऐसी फीलिंग डाली और सिटोरियनशिप आप कह सकते हो कि उन्हें सिटीजनशिप के लिए थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया गया, ठीक है। पहला ये था ला पैट्रिक और ठीक है, पहला ये किया गया ला पैट्रिक और ले सिटोरियन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा आइडिया क्या अपनाया, उनका दूसरा काम था, एक सेकेंड, हाँ, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद सिटीज़न इंजॉय इक्वल राइट वाज अडॉप्टेड। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि सभी जो है सिटीज़न उनको इक्वल राइट्स मिलेगा, राइट टू वोट जैसे अपने यहाँ भी चलता है, तो उन्होंने वो तैयार किया। उससे पहले तो डिक्टेटरशिप थी, उससे पहले तो जैसा राजा महाराजा या उनके मोनार्क जो चाहते थे वही होता था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक नया फ्लैग बनाया, ए न्यू फ्लैग द ट्राई कलर। अब जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग होते थे, यानी राजा महाराजा उनके वहाँ जो भी क्वीन या किंग होता था, उनको उसने उनके बाद जो लुई 15 आए थे, है ना, लुई 16 के फ्लैग को हटाकर अब उन्होंने एक नया फ्लैग बनाया ट्राई कलर का। ट्राई कलर में भी उनमें कौन कौन से कलर है ये आप मेंशन करोगे, अपने यहाँ भी ट्राई कलर है, उनके वहाँ भी है, बस उनके वहाँ है ब्लू, रेड और वाइट, अपने यहाँ है ऑरेंज यानी सैफरन, वाइट और ग्रीन, ठीक है। उनका भी ट्राई कलर है, अपना भी ट्राई कलर है, अपना आप कह लो कि टाइप थोड़ी डिफरेंट है अपने में, ओके। चलिए, उन्होंने भी एक नया जो है वो
फ्लैग बनाया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजरमेंट का एक ही सिस्टम किया। अब ऐसा नहीं था वहाँ पे, पहले क्या होता था कि अलग अलग डायनेस्टी होती थी, अलग अलग आप कह लो मोनार्क होते थे। जैसे अपने यहाँ मान लो राजस्थान का नापने का सिस्टम अलग है, हरियाणा का अलग हो, यूपी का अलग हो। तो अगर ऐसा होगा तो पूरे सभी जगह पे नपाई तुलाई में गड़बड़ हो जाएगी ना। कोई भी अगर ट्रेड हो रहा है, कोई भी व्यापार हो रहा है, तो जैसे अगर हम 1 मीटर को अलग से नाप रहे हैं, उनके हिसाब से 1 मीटर थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, अपने इधर से कम हो रहा है, तो ऐसा पहले चलता था। वेट और मेजरमेंट का जो एक ही सिस्टम नहीं था। लेकिन उस टाइम पे जब नेशनलिज्म का किया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद उन्होंने एक ही सिस्टम बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे देखते हैं। द ईस्टर्न जर्नल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। अब क्या हुआ कि पहले ना वहाँ पे मोनार्क सिस्टम होता था, तो कोई स्टेट जर्नल नहीं होता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इलेक्शन होने लगे और उन्हें इलेक्टेड करके, यानी चुनकर अपना जो स्टेट जनरल है वो चुनकर भेजा जाने लगा, जैसे अपने यहाँ हम अब लोग करते हैं, ठीक है। ये होता है एक तरह से डेमोक्रेसी आना, ठीक है। उसके बाद एबोलिश ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को एबोलिश कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती है, मान लो ये अपना पूरा भारत है, भारत में यहाँ हरियाणा है, यहाँ पंजाब है, ठीक है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ गुजरात है। तो मान लो मैं हरियाणा से पंजाब में आ रहा हूँ, या पंजाब से हरियाणा में आ रहा हूँ, फिर राजस्थान जा रहा हूँ, फिर गुजरात जा रहा हूँ, तो मुझे हर बॉर्डर पे अलग अलग कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स देना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। अब वो सब ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कहना ये था कि पूरा भारत जो है वो एक है, तो इसीलिए जैसे अब हम कहते हैं कि पूरा भारत एक है, तो हम क्यों हरियाणा पंजाब हर बॉर्डर पे अपना क्या करें, टैक्स लगाएं, ठीक है। अगर फॉरेन कंट्रीज से बाहर सामान आ रहा है तो उस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, लेकिन जो अपने अपने स्टेट में अंदर अंदर टैक्स लगाते हैं वो हमें नहीं लगाने चाहिए, ऐसा कहा गया। तो इससे और ज़्यादा ट्रेड बढ़ने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। हाइम्स होती हैं एक तरह से भजन मंत्र उच्चारण की। अब वो पुराने टाइम में हाइम्स क्या होती थी, जो मोनार्क होता था या जो राजा होता था उसी की पूजा पाठ करते रहते थे, उसी के गुणगान करते रहते थे, उसी के जो उन्होंने वॉर लड़ी थी या जो भी उन्होंने फाइट्स की थी उन सब के बारे में बताते रहते थे। लेकिन अब क्या किया गया, अब एक अलग तरह से हाइम्स बनाई गई, मंत्र उच्चारण किए गए, जिसमें जो यूनिवर्सल गॉड है उसकी तरफ ध्यान दिया गया, ठीक है। ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसान की पूजा नहीं करनी जाने लगी, ठीक है। उसके बाद आता है द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज फॉर्मेशन। अब जो है वो इलेक्टेड होने के बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेंटराइज हो गया, सारों का एक जगह पे आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। उसके बाद आ रहा है फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। अब सारी जगह जगह अलग अलग रीजन की अलग अलग लैंग्वेज थी, तो सब एकजुट होकर काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे अपने यहाँ हमने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, हमें जो भी ऑफिशियल वर्क करने हैं वो उसी में करने हैं, तो सारा देश उससे जुड़ गया, ठीक है। अब उन्होंने भी किसको, फ्रेंच को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना लिया। और एक लास्ट काम किया, द रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। और जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पे अगर हम कहीं राजस्थानी अलग भाषा बोलते हैं, पंजाब वाले अलग भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले अलग भाषा बोलते हैं, तो उन सबको ठीक है वो अपने रीजनल में बोल रहे थे, लेकिन एज ए नेशन हम सब की मातृभाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई। तो उन्होंने भी सारे जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट किया, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक फ्रेंच पे ज़्यादा ध्यान दिया, ताकि उसके साथ क्या हो सके, उसको एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, और ताकि उसके थ्रू सब आपस में कम्युनिकेट कर सके। ओके, ये मैंने आपको किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन टाइप से, कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी इसमें, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आएगा इसी में, वो हम करेंगे नेपोलियन के बारे में करेंगे, कि नेपोलियन का कोड क्या था, सिविल कोड क्या था उसका, ठीक है। अगर आप फ्रांस की रेवोल्यूशन को देखें ना, तो आप एक चीज़ देखेंगे, देखो फ्रांस में पहले डिक्टेटरशिप थी, फिर डिक्टेटरशिप से क्या हुआ कि वहाँ पे रिपब्लिक आई, ठीक है। रिपब्लिक के बाद फिर से जो नेपोलियन था उसने वहाँ पे अपना
मोनार्की सिस्टम एक तरह से स्टार्ट कर लिया। फिर दोबारा से वहाँ के लोगों ने फ्रीडम ली, ठीक है। तो फिर वहाँ दोबारा से क्या आया, डेमोक्रेसी आई। तो फ्रांस के सिस्टम को हमने इसमें किया। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में नेपोलियन का कोड या सिविल कोड जो नेपोलियन ने बनाए थे उसके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।